हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जो लोग क्लास टेंथ में है, मैं इन लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ साइंस का जो एनसीईआरटी है उसका मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं दोनों ही जो क्वेश्चन है बुक के अंदर इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन का सलूशन विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन लेके आया हूँ इस वीडियो में। कई बार क्या होता है कि हम लोग बुक तो पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ भी जाते हैं कई बार, लेकिन जब क्वेश्चन लिखने बैठते हैं, क्वेश्चन के आंसर करने बैठते हैं तो हमें कंटेंट लिखना क्या है वो मिलता नहीं है, और दूसरी चीज़ की उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें पता नहीं होता। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए वही साइंस का जो हमारा क्वेश्चन आंसर है वो लिखाया हूँ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो हम इसके अंदर देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को। ओके, तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसका इंडेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन कैन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो पूछा है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसे एयर में जलाने से पहले हम उसे अच्छी तरह से साफ़ क्यों करते हैं। तो हम सबको पता है कि जब मैग्नीशियम रिबन एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद हमें उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम उसे बर्न करें तो हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिले एज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो दैट अनवांटेड इम्प्योरिटी आर रिमूव्ड एंड वी बर्न ओनली प्योर मैग्नीशियम मेटल। तो हम इसलिए उसे साफ़ करते हैं जिससे क्या हो, उसके ऊपर जो अनवांटेड इम्प्योरिटी है वो हट जाए, और अनवांटेड इम्प्योरिटी हट जाए और हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम को ही बर्न कर सकें। अगला क्वेश्चन हमारा है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमारे पास केमिकल रिएक्शन दे रखे हैं यहाँ पर और हमें उसे बैलेंस इक्वेशन बनाना है उसका। तो पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो हमें रिजल्ट मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन बनाना है और उसे फिर हमें बैलेंस करना है। सो हाइड्रोजन हम जानते हैं कि H2 हमारा जो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2HCl। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो जब बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। हमने उसका जो है इक्वेशन हमने बनाया, तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 का ये होल थ्राइस है। सो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड। अब जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम वहाँ पर गिनते हैं, दोनों तरफ देख लेते हैं कि रिएक्टेंट की तरफ मतलब कि हमें इस तरफ कितने नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं उतना ही हम इक्वल करते हैं प्रोडक्ट की साइड। मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, केमिकल इक्वेशन के दौरान हमारे पास जितना रिएक्टेंट का नंबर ऑफ एटम होते हैं उतना ही हम नंबर ऑफ एटम रखते हैं प्रोडक्ट के साइड। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरफ है हमारे पास BaCl2 तो, और यहाँ पर है Al2SO4 तो अगर आप देखें तो हमने क्या किया, बैलेंस कर दिया इनको, जिसकी बैलेंस करने के बाद क्या हुआ कि इनके जो एटम्स हैं वो सब इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पे 3Ba देख सकते हो, यहाँ पर भी 3Ba है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर Cl2 है, 2 क्लोरीन है, और ये 6। तो यहाँ पर टोटल देख सकते हैं हम कि Cl2 और ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 क्लोरीन हमारे पास टोटल है। तो टोटल 6 क्लोरीन इस तरह दिख रहे हैं हमें, तो इस तरह फिर गिन लेते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने क्लोरीन है, तो ये जो हमारा है ये AlCl3। सो AlCl3 ये 3 और ये 2 हमने जब इसकी तरफ लगा दिया तो ये क्या हो गया 2 और ये 3, तो 3 2 6। तो हमारे पास ये दिख रहा है कि हमारे पास इधर भी 6 क्लोरीन हो गए और इस तरफ भी हमारे पास 6 क्लोरीन हो गए हैं टोटल। सो दोनों तरफ हमने क्लोरीन 6 कर लिया है। उसी तरह से हम देखते हैं कि बाकी के जो एटम है वो भी क्या इक्वल है या नहीं है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर SO4 के लिए मैं बात करूँ तो SO4 यहाँ पर दिख रहा है कि SO4 फिर यहाँ पे 3 लगा हुआ है। वैसे यहाँ पर भी SO4 हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, तो ये 3 से पता चल रहा है कि 3Ba भी है 3 है और SO4 भी 3 है, तो हमारा SO4 भी इक्वल हो गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरियम Ba भी क्या है 3 है।
सो बेरियम और SO4 दोनों 3 है प्रोडक्ट के साइड, रिएक्टेंट के साइड पे क्या है 3Ba और SO4 3। वैसे ही एल्युमिनियम की बात करूँ तो Al2 इधर भी है हमारा और Al2 हमारा इस तरफ भी है। तो इस तरीके से हम जो है नंबर ऑफ एटम्स किसी रिएक्शन के अंदर गिन लेते हैं, जितना हमारा रिएक्टेंट के साइड होना चाहिए उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट के साइड भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर। तो जब सोडियम और वाटर रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है एज ए रिजल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन बनाना है। तो सोडियम हमें पता है Na सोडियम होता है प्लस वाटर H2O। तो जब सोडियम और वाटर रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्योंकि हमें इसे बैलेंस करना था तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि ये जब H2O बनेगा, ठीक है, तो हमने क्या किया 2 यहाँ पर लगाया। जब 2 लगाया तो क्या हो गया, टोटल इधर हाइड्रोजन 4 हो गया। जब इधर 4 हो गए तो हमें इधर भी 4 करने की ज़रूरत थी। सो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो यहाँ दिख रहा है इसके पास, और 2 हाइड्रोजन जब हमने इस पर इससे 2 मल्टीप्लाई किया सो 2 हाइड्रोजन हम देख सकते हैं OH जो दिख रहा है OH के अंदर H2, सो 2 ये हो गए और 2 ये, सो 4 हाइड्रोजन इस तरफ भी हैं, गिन सकते हो आप, और 4 हमारा इस तरफ भी हो गए। वैसे सोडियम की बात करो तो सोडियम हमारे पास दिख रहा है कि 2 सोडियम हमारा इस तरफ है और 2 सोडियम इस तरफ है। ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन भी दिख रहा है हमारा कि 2 ऑक्सीजन इस तरफ हो गए और 2 इस तरफ। तो आप लोग इसे आराम से एक तो आप पहले ये काम करें कि जो हमने क्वेश्चन लिखा है और आंसर लिखा है उसको अच्छे से आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें। उसे उतारने के बाद आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर है आप अपने कॉपी में उतार लें। और उतारने के बाद समझने की कोशिश करें कि जो लिखा हुआ है कि बैलेंस करते हैं तो हम कैसे करते हैं। हम जितने भी एटम हैं हम कहते हैं कि रिएक्टेंट का तरफ जितना रिएक्टेंट की तरफ एटम है उतना ही प्रोडक्ट के साइड में होना चाहिए। तो हम सिंपली काउंट कर लेते हैं, जिस तरफ कम लगते हैं उस तरफ हम उतना ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना था और साथ में उसका स्टेट सिंबल के साथ। ठीक है, स्टेट क्या है, मतलब यहाँ पर कि फिजिकल स्टेट उसकी हमें पता है। फिजिकल स्टेट क्या होती है, या तो कोई चीज़ सॉलिड में होगा या कोई चीज़ लिक्विड में होगा या कोई चीज़ एक्वस में होगा। ठीक है, तो वही बोला है कि बैलेंस इक्वेशन लिखना है हमें विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमने जब जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। क्या बोला, क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तुमने बेरियम क्लोराइड लिया, अब बेरियम क्लोराइड जो है वो एक्वस में है, हमारा एक्वस में है। ठीक है, तो एक्वस हमने ये स्टेट लगा दिया साइड में। फिर सेकंड बोला है सोडियम सल्फेट, तो हमारा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है Na2SO4, ये भी हमारा एक्वस में है। तो जब बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 रिएक्ट करेगा तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें मिल रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, रिजल्ट में मिल रहा है बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट हमारा ये रहा BSO4 प्लस NaCl। अब क्योंकि हमें बैलेंस करना है इसे, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे कि क्या दोनों तरफ हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो उसे काउंट करने के लिए हमें पता है कैसे काउंट करते हैं। आप सिंपली इसको गिन लें कि इस तरफ कितने हैं। तो बेरियम इस तरफ हम देख रहे हैं कि बेरियम हमारे पास एक ये रहा, ठीक है, एक बेरियम इधर भी हमारे पास है। क्लोरीन, 2 क्लोरीन यहाँ पे है, 2 क्लोरीन यहाँ पर भी है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर 2 सोडियम यहाँ भी है, 2 सोडियम यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, SO4 और SO4। तो हमें दिख रहा है कि एक बैलेंस्ड रिएक्शन हमने बना लिया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिन एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। बोला है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में मिल रहा है तो प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड मिल रहा है सॉल्यूशन एंड वाटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन का रिजल्ट हमें इसके अंदर लिखा हुआ है, हमें बस उसको क्या करना है, उसे बस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या इक्वेशन बन रही है इसकी। सो NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस स्टेट है इसका, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
रिएक्ट किया, दोनों को प्लस किया, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो क्या करें कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड गिवन है, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सोडियम क्लोराइड हो, जितने भी, चाहे बेरियम सल्फेट हो, सोडियम सल्फेट हो, उन सब का एक लिस्ट बना लें और उसे अच्छे से याद कर लें। जैसे कि पेपर के टाइम पे क्या होगा कि आप लोग जब भी कोई इक्वेशन इस टाइप से दे रखी होगी तो हमें लिखा होता है लेकिन हमें इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है, तो हम जब याद रहेगा तो हम उसको प्रॉपरली बना सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो इंटेक्स्ट सेकेंड इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सेकेंड इंटेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसने बोला क्या है, अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। हमारे पास कोई सब्सटेंस है एक्स, हमें नहीं पता कौन सा सब्सटेंस है, लेकिन इसने बोला है कि यूज होते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। जैसे घर है, घर के अंदर सफ़ेदी करते हैं, तो कोई सब्सटेंस एक्स है जो घर की सफ़ेदी के टाइम पे उसे इस्तेमाल करते हैं। वही बोला है कि नेम द सब्सटेंस एक्स, हमें उस सब्सटेंस का नाम लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है कि फॉर्मूला उसका क्या है। तो हमें पता है कि जब भी हम वाइट वॉशिंग करते हैं घर के अंदर तो उसमें हम क्विक लाइम का यूज करते हैं। तो हमारे पास एक्स जो सब्सटेंस है वो हमारे पास है क्विक लाइम, एंड इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसे बोलते हैं या क्विक लाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोला है कि राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट। अब क्या बोला है कि जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट में जो सब्सटेंस दिया था उसी का हमें क्या करना है, रिएक्शन करना है। मतलब जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है कि जब हम सिलेक्ट लाइम लेते हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं क्विक लाइम लेते हैं। ठीक है, जब क्विक लाइम यानी कि CaO क्विक लाइम लेते हैं और क्विक लाइम लेकर के जब उसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब जब हम सफ़ेदी करते हैं तो हमने क्या किया, पानी के अंदर हमने चूना डालते हैं। ठीक है, जो चूना हम उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्विक लाइम। तो जब हम पानी के अंदर क्विक लाइम डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ठीक है, तो क्विक लाइम हमारा सॉलिड स्टेट में है और जो वाटर लिक्विड स्टेट में है। तो रिएक्शन होने के बाद ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमारे पास सेलेक्ट लाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH2 का OH का होल ट्वाइस। ठीक है, सो CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलेंगे और इसका जो नेम हो गया वो हमारा सेलेक्ट लाइम हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस याद रखना है कि जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ऐसे एक दो एग्जाम्पल ही मिलेंगे आपको, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in other। तो बोला है कि जब हम एक्टिविटी 1.7 देखते हैं, एक्टिविटी 1.7 में अगर आप देखो तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन दे रखा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि सपोज हमने एक बीकर लिया। ठीक है, बीकर में हमने वाटर फिल किया हुआ है। ठीक है, सो इस वाटर के अंदर जब हम इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो पास करने पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के टाइम पे होता क्या है कि इलेक्ट्रोड एक हमारे पास होता है कैथोड, एक होता है एनोड। सो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो क्या बोला इसने कि एक जो हमारा इलेक्ट्रोड है इस पर डबल अमाउंट होता है गैस का दूसरे के मुकाबले। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड पे हमारा जो गैस है वो होता है डबल एज कम्पेयर टू दूसरा। तो हमें पता है कि जो हमारा वाटर है वो वाटर मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर कंपाउंड किसका है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के होने पर टाइम पे क्या होता है कि जब करंट पास करवाते हैं तो इसके अंदर से जो हाइड्रोजन है वो कलेक्ट होते हैं एक इलेक्ट्रोड पे और दूसरा ऑक्सीजन कलेक्ट होता है दूसरे इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑक्सीजन का होगा उसका डबल होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एक्टिविटी 1.7 वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। वाटर का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइज होता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइज होने के बाद क्या होता है उसका, सो टू गिव H2 गैस एट वन इलेक्ट्रोड, H2 गैस जो है वो एक इलेक्ट्रोड पे देते हैं, एंड O2 गैस एट अदर इलेक्ट्रोड अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन का आप ध्यान में रखें। ठीक है, सो दैट्स द molecule of water electrolyzed give 2 molecule of hydrogen gas and 1 molecule of oxygen gas। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक मोलिकुल ऑक्सीजन के मिल रहे हैं और 2 मोलिकुल मिल रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन के। सो वही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि द molecule of water electrolyzed give 2 molecule of hydrogen gas and 1 molecules of oxygen gas
और द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड वुड बी डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो क्या है, डबल है ऑक्सीजन के अमाउंट से। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप ध्यान में रखें। ठीक है, यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि रिएक्शन होने के बाद हमें मिल क्या रहा है। जब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस करने के बाद हमारे पास दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो सिर्फ O2 है और H2 का अमाउंट है वो 2H2 है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम हमारा जो इंडेक्स है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो इसने बोला है कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम आयरन की नेल डालते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों आता है। ठीक है, हमें पता है कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन होते हैं ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमारे पास ब्लू कलर के होते हैं। जब उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर आयरन की कील डालते हैं, आयरन का नेल डालते हैं, तो उस ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट जो है वो फेडेड हो जाता है। ठीक है, और बन जाता है ब्राउनिश कलर का। तो ये क्यों होता है, ये जो होता है वो रिएक्शन होने के कारण होता है। ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं उसी के साल्ट सॉल्यूशन से। तो उस रिएक्शन की वजह से जो होता है वो क्या देखने को मिल रहा है हमें कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है वो फेडेड हो जाते हैं और ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं इसको। सो व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन it become brownish in color and color of copper sulfate faded due to the following reaction। तो हमारे पास क्या था Fe और CuSO4। तो CuSO4 क्या हमारे पास, तो CuSO4 हमारे पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इन एक्वस स्टेट। हमने क्या किया, इसके अंदर हमने Fe डाल दिया। ठीक है, तो हमने इसके अंदर Fe डाल दिया आयरन। अब हुआ क्या, आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो क्या करेगा, आयरन जो है वो कॉपर को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। एज अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आयरन जो है आयरन कॉपर को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करके वो उसके जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो CO को अलग करके बना लिया FeSO4। ठीक है, तो हम देखते हैं वहाँ पर क्या है कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं उसी के रिएक्शन उसी के सॉल्यूशन से। अब यही होने की वजह से क्या होता है, इस क्योंकि ये रिएक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इस रिएक्शन के कारण क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का है वो चेंज हो जाता है, फेड हो जाता है ब्राउनिश कलर में। ठीक है, और जो कॉपर अब उसके बाद जो ये हमारा फेडेड सॉल्यूशन बना ब्राउनिश कलर वाला, तो ब्राउनिश कलर जो सॉल्यूशन है वो हमारा किसका है, आयरन सल्फेट का, FeSO4 का, फेरस सल्फेट का। ठीक है, और कॉपर जो है वो कॉपर वहाँ से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉपर जो है सेपरेट हो गए कहाँ, तो कॉपर सेपरेट होकर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, कॉपर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और हमें एज रिजल्ट मिलता है FeSO4 + Cu। सो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ रिप्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट सॉल्यूशन। दिस अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट डिक्रीज एंड इट्स कलर फेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। सो 1.10 में जो एक्टिविटी दे रखा है उसे छोड़ के हमें कोई एग्जांपल देने हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, तो हमें पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयन, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होने के कारण वहाँ पर ये रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, सो ये PbNO3 होल ट्वाइस, इसे हम लेड नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, सो लेड नाइट्रेट प्लस HCl। सो जब लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बदले में हमें मिलेगा क्या रिएक्शन होने के बाद, ये मिलेगा हमारे पास लेड क्लोराइड प्लस HNO3। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ध्यान में रखें। PbNO3 का होल ट्वाइस मीन्स लेड नाइट्रेट when react with HCl hydrochloric acid during reaction it will convert into the PbCl2 lead chloride and HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें पहचानना है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा है
सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होते हैं और कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर हमने पढ़ा है तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन होता है कि जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हम देखते हैं कि किसी भी ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर उसके बदले में हाइड्रोजन का ऐड होना। तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस। सो जब ऑक्सीडेशन होगा तो हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जब रिडक्शन होगा उसे बोलेंगे रिड्यूस हो रहा है। तो वही क्वेश्चन में बोला है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन से रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पर हमारे पास सोडियम है Na+O2, ठीक है। तो Na+O2 यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, अब बना रहे हैं Na2O। तो हम साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो इसे हम बोलेंगे कि यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो किसका रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं सोडियम। नेक्स्ट बोला है CuO+H2, ये क्या बन रहे हैं, Cu और H2O, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, CuO, पहले CuO था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, CuO से ये बन गया Cu, मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव होना बोलते हैं हम रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो हम यहाँ से, और दूसरा क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो आप बस ये ध्यान रखिए ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट बोला है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। एक रिएक्शन दिया है यहाँ पर, और इस रिएक्शन में हमें पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस रिएक्शन के बारे में गलत दे रखा है, ठीक है। तो हम पहले रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन में वो क्या है। तो रिएक्शन हमारे पास क्या है, PbO मीन्स लेड ऑक्साइड, ठीक है। PbO+C बना क्या रहा है, ये 2Pb+CO2। तो रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि वो क्या रहा है, PbO से बन क्या रहा है, ये PbO से यहाँ बना रहा है लास्ट में रिएक्शन Pb, ठीक है। PbO से Pb बना, और यहाँ C से बन रहा है CO2, ठीक। तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होते हैं, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। तो हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन था, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस रिएक्शन में कार्बन था, और कार्बन से क्या बन गया, ये CO2, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि लेड का क्या हो रहा है, लेड में पहले PbO था, ठीक है। लेड में ऑक्सीजन पहले थे, लेकिन ऑक्सीजन बाद में क्या हो गया, यहाँ से हट गया, ठीक है। तो हम ये सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, कि ऑक्सीजन जब किसी भी रिएक्शन में जुड़ता है किसी कंपाउंड के साथ, उससे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि लेड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लेड के अंदर से ऑक्सीजन हट गए और हट के बना लिया इसने Pb, ठीक है। PbO से बन गया Pb, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि स्टेटमेंट हमारा हो गया कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड। तो ये हमारे पास अब सेकेंड क्वेश्चन है, और सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक जो रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। ये बताना है हमें किस टाइप का रिएक्शन है। तो हमने पढ़ रखे हैं टोटल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के रिएक्शन हमने देखे हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये जो दिख रहा है हमारे पास एग्जाम्पल वो किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन के अंदर से डिस्प्लेस कर देता है, उसको अलग कर देता है, ठीक है।
तो आपके बुक में एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी होगी, उसमें क्या देखते हैं हम कि जैसे कि पहले है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरीके से वहाँ पे सीरीज दे रखी है। तो वहाँ पे दे रखे हैं कि जो सबसे ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है और नीचे जैसे जैसे आएंगे उससे क्या है लेस रिएक्टिव होते जाते हैं। ठीक है, सो FeO3 और यहाँ पे Al जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि इसने क्या किया, Al ने क्या किया, इस एल्युमिनियम ने क्या किया कि इसके सॉल्यूशन से Fe2O3 के सॉल्यूशन से क्या किया, इसने Fe को अलग कर दिया है। ठीक है, और Al ने क्या किया, इसके जगह पे आके इसके साथ कंपाउंड बना लिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे देख हो रहा है। आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहचाने कैसे, तो पहचाने का ये तरीका है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसने इसके सॉल्यूशन के अंदर से इस आयरन को अलग कर दिया है। ठीक है, आयरन को अलग करके और खुद O3 के साथ जाके कंपाउंड बना लिया है। ठीक है, तो इसी से हम पता कर लेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आप लोग ध्यान में रखें। यहाँ पर एल्युमिनियम जो है वो हाईली एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन। एल्युमिनियम जो ज़्यादा एक्टिव है आयरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। क्या होगा जब आयरन फिलिंग को हम डालेंगे डाइल्यूट HCl में। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब क्या है कि अगर हम HCl लें, बिल्कुल कंसनट्रेटेड HCl, बिल्कुल प्योर HCl लें और उस HCl के अंदर उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम कर दें, मतलब उसके अंदर वाटर मिक्स कर दें, तो वाटर जब मिक्स करेंगे किसी एसिड के अंदर तो क्या होगा कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो पहले जितना पावरफुल था उतना पावरफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी कंसनट्रेशन बेसिकली कंसनट्रेशन क्या होगी, कम जाएगी। तो जितनी कंसनट्रेशन कम होगी उससे क्या बोलेंगे, वो डाइल्यूटेड है। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड के अंदर जब हम आयरन रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाएगा FeCl2 प्लस H2 गैस। तो H2 गैस जो है वो रिलीज होगा इसके अंदर से। ठीक है, तो HCl प्लस Fe बनेगा FeCl2 एंड H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो क्वेश्चन में पूछा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते क्या हैं और हमें उसे बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें उसे बैलेंस करना चाहिए। सो अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो केमिकल रिएक्शन में होता है क्या है, एक तरफ रिएक्टेंट और दूसरी तरफ प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होने के दौरान ना तो कोई उसके अंदर से मास क्रिएट होता है और ना ही कोई उसके अंदर से मास डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, मास जो होते हैं हमेशा क्या कांस्टेंट रहने चाहिए दोनों तरफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसलिए हमें क्या है बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। सो इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, जब इक्वेशन बैलेंस करते हैं, बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है कि एक तरफ रिएक्टेंट और एक तरफ प्रोडक्ट होते हैं, तो रिएक्टेंट की तरफ जितने भी हमारे पास एटम हैं वो हर एक एलिमेंट का जो एटम है वो इक्वल होना चाहिए एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितने रिएक्टेंट की तरफ उतने ही मास होना चाहिए, मास होना चाहिए प्रोडक्ट की तरफ। So in a balanced chemical equation, the number of atoms of each element on both sides of the equation are equal. A balanced equation satisfies mass balance as well as charge balance. मास बैलेंस जब हम करते हैं, ठीक है, तो मास बैलेंस के साथ साथ क्या है हमारा चार्ज भी बैलेंस होने चाहिए। ओके, तो हम अभी इस क्लास को ख़त्म करते हैं और बाकी जो अगला पार्ट है, बाकी के क्वेश्चन है वो बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अगले पार्ट में। तो जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा हो, जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वो लोग कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो कि हम नेक्स्ट टाइम पे जब वीडियो बनाएं तो आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। थैंक यू।